Vice Chancellor, University of Ladakh, Professor S.K. Mehta Sahab, Honorable Secretary to Honorable LG Ladakh, Ravindra Kumar Sir, uh, Rector, Kargil Campus, University of Ladakh, मोहतरमा फातिमा साहिबा, और यहाँ पे तशरीफ फरमा सभी मेहमानान बखुसूस हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी से आए हुए तमाम फैकल्टी मेंबर्स और आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत वेलकम इस प्रोग्राम पर। चूंकि विकसित भारत पर डिस्कशन है और हम प्रिसाइसली दो थीम्स के अंदर आज डिस्कस करेंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ, थ्राइविंग अंडर सस्टेनेबल इकोनॉमी एंड इनोवेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और मैं अभी अपने तमाम पैनलिस्ट का एक बार बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपने इस डिस्कशन में शमूलियत दी। जो प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले सवाल तो हम करेंगे ही करेंगे, बट जनरल एक थॉट है, जनरल डिस्कशन है कि हमारे मेहमानों पे मैं छोड़ता हूँ कि उसका जवाब कि विकसित भारत की अगर हम बात करें तो हमारे मेहमानों के जहन में विकसित भारत को लेके क्या आइडिया है, क्या विजन है। मैं गुजारिश करूंगा कि सर अगर आप शुरू करें। शुक्रिया सर। विकसित भारत का एक थीम जो मिला है वो हम काफ़ी अरसे से विकसित भारत के राह पे ही चल रहे हैं और बहुत सारे छोटे छोटे ममालिक होंगे और जो डेवलप्ड नेशंस भी हैं पूरे दुनिया भर में, उनके लिए हिंदुस्तान एक मिसाल बन के उभर के आई हुई है। और इसी राह पे हम चलते हुए लद्दाख को भी एक ऐसे पैमाने पे, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जहाँ कि हम किसी से पीछे ना हो, बाकी यूनिटीज़ और स्टेट्स से भी बहुत सारे सेक्टर्स में हम आगे हों। अभी मैं अगर हायर एजुकेशन सेक्टर के हवाले से ही बोलूँ, एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के नाते ये कि हमारे कॉलेजेस में स्किल सेंटर्स भी खुल गए हैं। लद्दाख स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ एक कोलैबोरेशन के तौर पे एक मूवमेंट शुरू किया हुआ है जिसके तहत कॉलेजेस में हमारे 6 कॉलेजेस हैं पूरे लद्दाख में, वहाँ स्किल सेंटर्स खोले गए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ भी इंटीग्रेट करके भी हम चल रहे हैं शाना बशाना। और ये कोशिश हो गई कि हमारे यूथ जो है, यूथ पावर, मैन पावर जितना कॉलेजेस में है, उनके स्किल्स को, एनर्जीज को टैप करके उनको कॉलेज से बाहर निकलने से पहले ही स्किल्ड करें ताकि वो किसी भी हद तक अनएम्प्लॉयड ना रहे, किसी भी सेक्टर में ही एब्जॉर्ब हो जाए। उसकी डिटेल्स हम बाद में दे देंगे। वैसे मैं ये भी बता दूं कि हमारे कॉलेज में अभी तक स्किल कोर्सेज में कोई 850 बच्चे इनरोल हो चुके हैं। काबिल तारीफ है। मैं बहुत खुशी के साथ बोल सकता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना इंटरेस्ट इजहार किया हुआ है और इस राह में चल रहे हैं और बाकी स्टडीज़ भी साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन विकसित भारत के हवाले से कहूँ तो बेशक हम किसी से भी पीछे नहीं हैं और हर स्टेट में जितनी एनर्जी बूस्ट की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी, स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटीज एडमिनिस्ट्रेशंस का भी जितना भी इंटरेस्ट और जितना भी धक्का लग रहा है, जो भी कहते हैं इनिशिएटिव्स और इंकरेजमेंट हो रही है, वो काबिल तारीफ है। और लद्दाख के हिसाब से हवाले से कहूँ तो हम हर इनिशिएटिव को एक वर्क फुटिंग पे ले रहे हैं। तो मैं कहता हूँ स्काई इज द लिमिट, ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, स्काई इज द लिमिट। और आगे जाके हम चाहेंगे कि हमारा यूथ पावर जितना आगे उभरे और भी अच्छा हो। हमारे ऑडियंस में भी बहुत सारे यूथ बैठे हैं आज कि इस पैनल डिस्कशंस से मैं चाहूँगा और मुझे उम्मीद भी है ये सब बहुत अच्छी चीज़ें सीख के जाएं और इनकरेज हों आगे, क्योंकि आगे हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स के तहत अपने स्टार्टअप इनिशिएटिव्स खोलें। और करगिल और लेह में भी टैलेंट की बहुत कमी नहीं है, बस इंकरेजमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी अवार्ड स्कीम्स है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के जरिए भी, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के जरिए भी, उन सब का फायदा उठाएं। जी सर, अगर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे। देखिए, जब हम विकसित भारत के बारे में बात करते हैं, डेवलप्ड इंडिया के बारे में, दैट इज बाय 2047 इंडिया एज अ डेवलप्ड नेशन हम देखना चाहेंगे, तो इसमें हमें ये भी देखना होगा कि लद्दाख में जैसे हम डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, तो आज का जैसे हमारा टॉपिक भी है कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे रहेगा, उसमें हमारा सबसे जो मेन फोकस हो तो जाहिर सी बात है कि हमारे यूथ पे ही रहेगा।
यूथ पे जब हमारी फोकस रहेगी तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसके ऊपर जो मेजर फोकस होनी भी चाहिए और शायद रहेगी भी। इसमें हमको एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। इसमें स्किल डेवलपमेंट हो, जहाँ पे साथ में हमारी एक पूरी थिंकिंग प्रोसेस में एक जो चेंज की बहुत ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल सिविक सेंस के मामले में हमको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो हमारे कल्चरली जो हमारे एथिक्स हैं, कल्चरली जो हमारे मैनरिज्म्स रहे हैं, जो कि अभी वर्ल्ड लेवल पे जिनको सराहा जाता है लेकिन हम कहीं ना कहीं उनको पीछे छोड़ आए हैं, हमको उस तक भी जाना पड़ेगा वापस, ताकि आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो है ये सब जो है इसको अ लॉन्ग वे इन आवर जर्नी टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जैसे कि आप दोनों ने पैनल डिस्कशन के पहले सवाल पे आता हूँ सर से कि सर हमारे जो कंट्री का जो बैकबोन कहे तो पॉपुलेशन को हम एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर कह सकते हैं, और अगर विकसित भारत की बात करें तो पॉपुलेशन एक बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो और इसके साथ साथ हर एक पॉपुलेशन कंट्री की पॉपुलेशन का ज़्यादा होना उसके मेरिट्स भी हैं और डिमेरिट्स भी हैं। तो इस पॉपुलेशन को पर्टिकुलरली जो यूथ है इसको डिजायर्ड जो स्किल्स के साथ इक्विप करना कितना ज़रूरी है, कैसे स्किल्स के साथ इक्विप किया जाए ताकि हम विकसित भारत के जो एम को अचीव कर सकें, और ना और इन स्किल्स को इक्विप करने के बाद ऐसे इक्विप करा जाए ना कि ये अपने नेशन को लीड कर सके बट ये ग्लोबल लीडर्स भी कहला सके। तो इस बारे में आपके क्या ख्याल है? जी फर्स्ट सर, एक खजाना है हमारे हाथ में मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो ITIs, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस और डिग्री कॉलेजेस एक साइड पे और यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख अब आके ऊपर से हमारे पास CIBS भी एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, और शायद आगे जाके सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश हो जाए तो उसके तब तो चांदी वाली बात हो जाएगी, सोने पे सुहागा जैसे कहते हैं। तो यूथ पावर को इंगेज करना हो और उन पे फोकस थ्रस्ट करना बहुत ही अहम बात हो गई है, क्योंकि अब सारा उनके सोच देखिए कहाँ तक पहुंची हुई है। यहाँ के कोने में बैठ के डिग्री कॉलेज या ITI के या पॉलिटेक्निक के या खासकर यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट्स रॉकेट साइंस की भी बात कर रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे होंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह जैसे भी नए इनिशिएटिव्स हैं उनकी बात कर रहे होंगे। और हम शायद हमें अगर हम कोई भी इनको सहारा देने के लिए कोई भी स्कीम इम्प्लीमेंट करें या कोई भी फैसिलिटी देने में हम कोई कोताही बरतें तो गुनाह वाली बात हो जाएगी, तो फिर इल्ज़ाम हम पे आएगा, ये हमारी गलती ही होगी। तो बस जैसे डिग्री कॉलेज द्रास के प्रिंसिपल डॉक्टर अमजद साहब भी हमारे साथ बैठे हैं, एग्री करते हैं कि यूथ पावर सारा कॉलेजेस में ही बसा हुआ है। उसके बाद जाके थोड़ा मैच्योर होकर यूनिवर्सिटी में जाएंगे और उनका जहन भी बहुत ऊंचा हो जाएगा। अभी उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, जैसे मैंने पहले भी कहा, लद्दाख स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में स्किल सेंटर्स खोले हुए हैं, जिनको चलाने के लिए नोडल ऑफिसर डॉक्टर जावेद अब्बास साहब हैं, डिग्री कॉलेज का ही सांबो कैंपस में टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कोई 14 स्किल सेंटर्स कॉलेजेस में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्किल डेवलपमेंट मिशन ने खोला हुआ है। यही काम इसी ऑब्जेक्टिव से कि हमारे बच्चे स्टूडेंट्स जो कॉलेज में हैं 3 साल जो कॉलेज में बिता के जाएंगे, एकेडमिक्स के साथ साथ कुछ स्किल भी सीख के जाएं। शायद मेरे ख्याल से वो सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं शायद डॉक्टर अमजद जी 6 महीने का 3 महीने का 6 महीने का, तो 6 महीने में कोई स्किल सीख के जाएं। कॉलेज के बाद अगर PG नहीं करना हो, अगर किसी सेक्टर में उन्हें एब्जॉर्ब होना हो तो आराम से एब्जॉर्ब हो जाए। अभी बात ये भी उभर के आती है मेरे जहन में, भी बताना चाहूँगा कि एम्प्लॉयबिलिटी और अनएम्प्लॉयबल वाला जिस डिबेट में डिस्कोर्स में है उसको भी हमें टारगेट करना है। एक बार कॉलेज से बाहर आते ही वो एम्प्लॉयबल हो जाते हैं और किसी भी सेक्टर में मान लीजिए बेकरी का एक यूनिट भी खोल में, क्योंकि गवर्नमेंट पावर इनिशिएटिव्स हैं, स्कीम्स हैं, उनको इनका सहारा लेके कुछ ना कुछ शुरू कर सकते हैं। गवर्नमेंट सर्विस में भी जा सकते हैं, एक ऑप्शन ये भी होता है। लेकिन इनिशिएटिव ऑब्जेक्टिव इरादा यही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ इंटीग्रेट करके स्किल कोर्सेज को बढ़ावा देके इन बच्चों को हम किसी चीज़ के लायक बना के आगे भेज दें।
ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह वगैरह एडवांस स्टडीज वगैरह में भी जा सकते हैं, लेकिन ये एक रास्ता चैनल एक दरवाजा खिड़की जो भी है वो भी एक खुल गया हुआ है। तो अगेन द स्काई इज द लिमिट, जैसे कहते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी की कोई भी कमी नहीं है। हमारे जो एक ज़माने में सोच यही होती थी कि यूथ पावर है तो सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस में ही उसका इस्तेमाल होगा, ये भी सोचना गलत ही होगा। बेशक गवर्नमेंट सर्विस के साथ की तरफ जा सकते हैं, लेकिन बाकी इनिशिएटिव्स खुल गए हैं और शुरू हो गए हैं और बाकी दरवाजे खिड़कियाँ खुल गए हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ की लद्दाख में बैठ के ही कोई कमी नहीं है। और ये जो खजाना है मैन पावर ह्यूमन रिसोर्स का, और यंग एज में इस गैप जिसे कहते हैं 18 से शायद 22 के एज गैप में इनकी एनर्जीज को टैप करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी एक ज़माना ये भी आ गया है कि गलत रास्तों पे फिर चले जाते हैं, ड्रग अब्यूज़ वगैरह होता है, डिप्रेशन वगैरह और पता नहीं किन की चीज़ों में मुनविस हो गए हैं, लेकिन उनसे भी डिस्ट्रैक्ट करके यूथ की एनर्जीज को चैनलाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें अपना कमिटमेंट पहले दे चुकी है। आप देखिएगा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी कितने इनिशिएटिव्स लेके अपने हमारे पूरी यूनियन टेरिटरी के यूथ को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। देखिए स्पोर्ट्स के इवेंट्स, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, हर चीज़ में डेवलपमेंट ही है। तो मुझे नहीं लगता हम कोई किसी और यूनियन टेरिटरी और स्टेट से पीछे हों इस मामले में। शुक्रिया सर। जैसे कि सर आपने कहा कि यूथ के पोटेंशियल को टैप करने की जरूरत है। हमारे साथ डॉक्टर अमजद साहब जुड़े हुए हैं, क्योंकि यूथ के साथ बाज़ाब्ता डायरेक्ट कांटेक्ट में रहे हैं और अभी भी हैं। तो सर आपके क्या ख्यालात हैं कि जिस तरह से यूथ के पोटेंशियल को टैप करने का, एम्प्लॉयबिलिटी या स्किल डेवलपमेंट को लेके, और पर्टिकुलरली अभी तो एनईपी में भी आ गया है कि स्किल डेवलपमेंट कितना इम्पोर्टेंट है, तो आपके क्या तासुरात हैं इसके बारे में? थैंक यू सर। तो जैसे आज हमारे वर्दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि जो नॉलेजेस हैं कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में, इससे ह्यूमन रिसोर्स को इन्हेंस किया जाए, उनकी कैपेबिलिटीज़ को, जिससे कि एक नेशन जो है वो इन्हेंस होगा, नेशन का कैपेबिलिटी इन्हेंस होगा और उससे एक डेवलप नेशन इमर्ज होकर निकलेगा। एंड इन दैट डायरेक्शन मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करता हूँ कि पिछले 2-3 सालों से, और इनफैक्ट 2023 जो है वो एक मेजर शिफ्ट, पैराडाइम शिफ्ट हम कह सकते हैं कि जब हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के ज़ेरे तामीर हमारे कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुआ, और उसके साथ साथ हमारे लद्दाख स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत हमारे कॉलेजेस में स्किल कोर्सेज जो है वो एक्चुअल वे में चले। क्योंकि पहले स्किल कोर्सेज तो हुआ करते थे, बट उनको हम अनफॉर्चुनेटली उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं करा सकते थे जिस कॉन्टेक्स्ट में आज के डेट में हम प्राउडली और हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हमारे कॉलेजेस में स्किल्स वगैरह चल रहे हैं। और आपको ये जरूर कहूँगा कि पिछले 15 सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है विद स्टूडेंट्स ऑफ लद्दाख, हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है, जिसको सिर्फ टैप करने की जरूरत है। और उसको टैपिंग के लिए अब सही टाइम आ चुका है। जैसे कि अब भी अगर हम गफलत में रहे तो शायद ये वाकई में सर इम्तियाज सर ने कहा कि ये गुनाह होगी। तो इंशाल्लाह हम भी कोशिश कर रहे हैं और हमें ताउन चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि न सिर्फ हमें इंफ्रास्ट्रक्चरली अपलिफ्ट करे, बल्कि हमें सपोर्ट जरूरत रहेंगी कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को, मैन पावर की भी। तो उस कॉन्टेक्स्ट से भी और हमारे जो फैकल्टीज को डेवलप करने की, क्योंकि जो भी है हमारे पास रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ फैकल्टीज, इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट, यही है जो आपके सामने है। अब हम कहीं से इंपोर्ट करके नहीं ला सकते, ना स्टूडेंट को कहीं बाहर से ला सकते हैं, ना टीचर को। तो जो एग्जिस्टिंग हमारे पास रिसोर्सेज है उन्हीं को अपग्रेड करने की जरूरत है, अपस्किल करने की जरूरत है। तो वहाँ पे मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ और साथ ही साथ ये उम्मीद भी रखता हूँ कि आने वाले दिनों में और ज्यादा अपग्रेडेशन होगी, फैकल्टीज में भी होगी, ताकि हम और अच्छे से डिफरेंट कोर्सेज को इम्पार्ट कर सके। और साथ ही साथ मैं एक चीज जरूर कहूँगा सर कि जो विकसित भारत है वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ऐसे रिवोल्यूशन इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ना सिर्फ जस्ट एक पॉलिसी की आ जाता है और फिर 1-2 दिन के बाद फिर भुला दिया जाता है।
तो इस तरह से ना हो, इसको एक प्रॉपर वे में इसका एक पूरा करिकुलम फ्रेम होना चाहिए, हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इसका एक रोल होना चाहिए, ताकि जो बच्चा कल बाहर निकल के जाएगा उसके पूरा ओवरऑल पर्सनैलिटी में ही एक विकसित भारत का जो है वो रग रग में उसके शामिल। तो जिस तरह से सोशल डेवलपमेंट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस विकसित भारत के इस गोल को अचीव करने के लिए, तो एक फाइनेंशियल जो डेवलपमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारे साथ इफ्तिखार साहब जुड़े हैं जो इक्तिसाद पर काफी उरूर रखते हैं। सर, हमारा मुल्क भारत अगर हम देखें तो ये फर्स्ट कंट्री है जिसने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी को मैंडेटरी बनाया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पे थोड़ा बताएं, और इस तरह से अगर इस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी को डिफरेंट सेक्टर्स के साथ अगर जोड़ के हमारे कंट्री के सस्टेनेबल इकोनॉमी डेवलपमेंट में कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है इसका। देखिए, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के बारे में। ये वाला ओके, हाँ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी जिसको हम जनरली CSR के नाम से जानते हैं, जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो जैसे कि अभी साहब ने कहा और आप सबको मालूम होगा कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी को मैंडेटरी किया है इंडिया ने, जो हमारी इसमें 2013 में कंपनीज एक्ट जो आई थी, तो प्रोबेबली इंडिया द फर्स्ट कंट्री जहाँ पे CSR को जो है मैंडेटरी किया गया है। CSR को मैंडेटरी करने के पीछे बहुत सारे रीजंस रहे हैं। मेन रीजन ये सोच ये है कि जब भी कोई कंपनी, कोई कॉर्पोरेशन, कोई जो कॉर्पोरेट हाउस होते हैं या जो इकोनॉमी एज ए होल जब ग्रो करती है, तो वो किसी न किसी और की दम पे कहीं या किसी न किसी और रिसोर्स के जो है यूटिलाइज करके वो ग्रो कर रही होती है। तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी को जो है वो मैंडेटरी किया गया है। इसमें शायद आप सब लोगों को मालूम होगा कि हर जो कॉर्पोरेट ये कंपनीज है, उनको अपने प्रॉफिट का एक पर्टिकुलर शेयर, अगर हम और ज्यादा तफसील से बताएं तो उनके जो पिछले 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट होगा उनका 2% जो उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के बेस पे आपको अलग अलग सेक्टर्स में आपको इन्वेस्ट करना रहता है। साथ में ये भी कहूंगा कि वो कोई डोनेशन या चैरिटी नहीं होती, बल्कि जैसे मैंने पहले कहा कि उसमें वो सिर्फ इसी चीजों को मद्देनजर रखते हैं कि चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे नेचुरल रिसोर्स हो, इन सबको यूटिलाइज करते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन के लिए हो या बाकी चीजों के लिए हो। तो उस चीज को फिर एक तरह से हम कहें कि रिप्लेनिश करने के लिए या उसको दोबारा ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी देने के लिए, उस चीज को हेल्प करने के लिए इन चीजों को जो है इन चीजों में इन्वेस्ट किया जाता है। तो जो आपका मेन क्वेश्चन ये था कि CSR में जो कंट्रीब्यूशन रहेगा CSR का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, तो इसमें अगर हम ये कहें कि जो CSR के इस इनिशिएटिव को अगर हम देखें कि उसमें हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, सभी फील्ड्स हैं और तमाम फील्ड्स में अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँगा कि आपको एजुकेशन के बारे में, अगर एजुकेशन में जैसे एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में अगर हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आगे बढ़ने की जरूरत है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जैसे कि आपने कहा कि जैसे हमने कहा कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो one should think that the entire economy is assimilated, or it is engulfed within the biodiversity. One should not think that biodiversity is outside the frame. So biodiversity को लेते हुए आप यहाँ पे बहुत सारे बच्चे नजर आ रहे हैं, तो why we consider biodiversity? तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा मैं इलैबोरेट करना चाहूँगा कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो आपके डिफरेंट लाइफ फॉर्म के डाइवर्सिटी विद इन द सिस्टम जो है उसको हम कहते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अब जिस तरह से हमारा किसी भी एक नेशन की इकोनॉमी को देखा जाए तो फूड, मेडिसिन, जैसे का इफ्तिखार ने कहा, फूड, मेडिसिन, फाइबर एक्सेट्रा, ये हम डायरेक्टली एक बायोडाइवर्सिटी, बायो रिसोर्सेज के फॉर्म में हम
हमें मिलता है। और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कल्चरल रिसोर्सेज हैं, बायोडाइवर्सिटी जो प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ पार्क्स, फॉरेस्ट, और इसके साथ साथ इकोलॉजिकल सर्विसेज भी देता है बायोडाइवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूसिंग द पोल्यूशन, इन द फॉर्म ऑफ मिटिगेटिंग वेरियस काइंड्स ऑफ हमारे जो डिस्ट्रक्शन जो हम कॉज करते हैं उसको बहुत हद तक हमारे बायोडाइवर्सिटी जो है उसको मिटिगेट भी करने की कोशिश करता है। सो इन दैट वे आई फील दैट कि बायोडाइवर्सिटी वी ऑल शुड preserve it, conserve it in order to grow, in order to make a Viksit Bharat. So I think that is. शुक्रिया डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप बायोडाइवर्सिटी की सिग्निफिकेंस की बात कर रहे थे, तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड और एक पहलू है जो हमारी एग्रीकल्चर को रिलेटेड है। तो हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद मेहदी साहब हैं स्कॉच से। तो डॉक्टर साहब, मेरा सवाल यही है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अक्रॉस की सेक्टर्स, जैसे कि एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है और रूरल प्लानिंग, ताकि हम एक लॉन्ग टर्म इंक्लूसिव एक इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सके और उसके साथ साथ विकसित भारत के उस गोल को भी 2047 तक इस फील्ड में अचीव कर सके। जहाँ पर आपने एग्रीकल्चर में सस्टेनेबिलिटी की बात की, एग्रीकल्चर में सबसे मेन कंपोनेंट आपका वाटर एंड सॉइल होता है। ये बचाना है कि सॉइल की जो कुदरती जो फर्टिलिटी है उसी को बचाना है, बल्कि उस साल आगे बढ़ना है। इसी तरह पानी की क्वालिटी को भी ठीक रखना है। इस कंडीशन में आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, सारे कंपोनेंट्स आ जाता है। आपका फिश फार्मिंग करना है, गाय भी पालना है, किसी भी पालना है। तो ये सारी चीज़ें पालने के लिए एग्रीकल्चर में खासकर लद्दाख जैसे कंडीशन में हमें आपको फॉरवर्ड डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लद्दाख ऐसी जगह है जहाँ पर हमारा पूरा बैरन है, नंगे पहाड़ से, और इस नंगे पहाड़ की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। दिन ब दिन हमारा जो पास्चर एरिया का जो स्ट्रेंथ है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। उससे ग्लोबल वार्मिंग में और ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। टेम्परेचर और बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हो सकती है कि वो प्रॉब्लम कर जाए। तो इसमें आजकल हमें जो जब से स्मार्ट एग्रीकल्चर आया है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अब हमें इसमें आईटी सेक्टर उसका एग्रीकल्चर के एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यानी उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो हमारे बंजर जमीन है कुछ हद तक उनको हम 100% ला सकता है। चलो भाई हम ठीक है, जो फील्ड क्रॉप जो हम अपने खेत में वो नहीं, कम से कम जो पहाड़ों में जो हमारे पास जो ऐसे पौधे जो ज़ीरोफिटिक्स यानी जिनमें आपको पानी की बहुत कम जरूरत पड़ता है, उसी को हम प्रोपिगेट कर सकते हैं। मतलब हमने अपनी जगह काफी पर रिसर्च किया है। जैसे आपका जो ग्लोब थिसल सॉरी, यानी एक ऐसा पौधा है जिसको एस्टेब्लिश करना मुश्किल है। एस्टेब्लिश करने के बाद इसमें ऐसा कैपेसिटी है आपको 2 तो 3 साल बिना पानी के बच सकता है। यानी इसके लिए क्या जो मेरे कहने वाला है कि जो जब जून निकल गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो अब हमारा वो बाधा नहीं रहा। बड़े पीक में मान लीजिए अगर पहले अगर मैनुअल करना होता है मशीन के अपना वो हमारा बहुत मुश्किल था। अब जून के जरिए तो हम बहुत दूर तक स्प्रिंकलर इरिगेशन वहाँ कर सकता है। सेकंड थिंग, अभी जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये क्या हुआ, जैसे आज तक पूरा हमें क्या करना पड़ता था, किसी फील्ड में अगर पानी कम हो या आपका फर्टिलिटी कम हो, वो पूरा एक साइंटिस्ट को या रिसर्चर को सामने जाकर देखना पड़ता था। वो जमाना खत्म हो गया। अब वो घर में बैठ कर ही वहाँ पर सेंसर लगाकर दूर दूर तक पता कर सकते हैं कि हाँ भैया फर्टिलिटी लेवल क्या है, यानी पानी के लेवल क्या है। उसी हिसाब से हमें पानी का हम सही इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, तो ये चीजें हैं जिसमें हम एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर ये सारी चीजें हम कर सकता है। तो रहा आप में अभी ओरिजिनल सब कभी ये है कि आप क्वालिटी की बात करें या उसमें लद्दाख में बड़ी पोटेंशियल है, खासकर गरीब का जो देश में पूरे देश में माना जाता है कि एग्रीकल्चर के लिए, इस पर एग्रीकल्चर का पूरे देश में हम यानी 11,000 मेट्रिक टन हमारा है, वो देश का कम 60% कंट्रीब्यूशन इस क्रॉप इंडस्ट्री है। और उसको अभी हम इस कंडीशन में ट्रेडिशनल फार्मिंग में कर रहा है। अगर हम थोड़ा उस सिस्टमेटिक वे में लाए, आर्टिफिशियल से लाए, यानी माइक्रो इरिगेशन और मशीन से करें,
और इस वक्त हमारे पास अफ्रीका का जो एरिया करीबन कोई 16 सेक्टर की है, उसका कम से कम 5 फोल्ड बढ़ा सकता है। यानी हमारे पास एरिया है, एरिया की कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास पानी और न्यूट्रिएंट्स की कमी है। ये दोनों चीजें हम माइक्रो इरिगेशन, नेचुरल फार्मिंग और आपकी मल्चिंग से हम कर सकता है। और अब इसमें थोड़ा जब अफ्रीका की बात आता है, जैसे वजीर आज़म साहब ने भी बोला कि ये क्वालिटी की बात करें। अगर हमारे एग्रीकल्चर को जॉइंट टेक्नोलॉजी को थोड़ा क्वालिटी अगर इंप्रूव हो जाए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड है, जस्ट एग्रीकल्चर इन्वॉल्वमेंट करीब टॉप माना जाता है, लेकिन बदकिस्मती है कि अभी भी हमारे पास एक क्वालिटी ड्राइंग और पैकेजिंग नहीं होने की वजह से इंडिया की इतने बड़ी पॉपुलेशन में इंडियन तुर्की या बाहर चाइना वगैरह के एग्रीकल्चर खाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर इसमें टेक्नोलॉजी अगर इतना ही आ जाए, बोलता हूँ देशों का सपना है कि किसानों की आमदनी को दुगनी करो। जस्ट जैसे हमारे को जो हम अभी ट्राई कर रहे हैं उसमें कम से कम हार्ड भी 8% पानी होता है, और अभी जो तुर्की से पैकेज करके आता है उसमें 18 से 20% पानी आता है। यानी अगर हम उस टेक्नोलॉजी पे पहुंचे तो हमें सिर्फ पानी पे पानी एक डबल हो गए। 7% का जहां वहां आपका वजन जहां उसके साथ में वो 18 में चला जाएगा, मोर देन 2 बहुत ऊपर चला गया। और उसकी शेपिंग की वजह से कम से कम उतना मतलब 1 फुट और बढ़ा सकता है, मतलब 3 फुट। यानी बात जो हम वजीर आज़म का जो सपना है अब उसको 3 फुट बढ़ा सकता है, क्योंकि वी आर फॉर्चुनेट ना एग्रीकल्चर जो एक सुइटेबल क्लाइमेट चाहिए, यानी आपको ड्राई एंड वार्म समर एंड सीवियर विंटर, वो हमारे लिए और इंडियन कहीं नहीं है। ये लद्दाख में बाकी है, चल हिमाचल और पार्ट्स ऑफ बाकी में थोड़ा सा है, लेकिन उसमें उनके पास इतना एरिया नहीं है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, थोड़ा टाइम कांस्टेंट है। अच्छा थैंक यू। कोई इंटरप्ट कर रहा हूँ। हमारे साथ कॉलेजेस के फैकल्टी मेंबर भी मौजूद है और कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज से। ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस पैनल डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अपने सवालात से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अपने सवाल ऑडियंस में अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो respected panel members, respected everyone present here, a very good afternoon to all of you. I am Farzana Batul, student of Karagi campus, University of Ladakh, from Department of Education. So my question to the panel members is, how can advancement in renewable energy technologies contribute to India's goal of achieving a sustainable and thriving economy by the year 2047? Thank you. थैंक यू। बेटा आपने भी जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पूछा कि 2047 तक हमारा ऑल ओवर इंडिया क्या इसमें ये रहेगी, इसको कैसे हम मीट करेंगे। तो मैं डाटा सबसे पहले आपको थोड़ा शेयर करना चाहूँगा कि जो ऑल ओवर इंडिया का हमारा या ग्लोबल लेवल का जो डाटा, जिसे मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में ये करूँगा, टाइम हमारे पास कम है। तो उसमें जैसे हमारा अगर आप ऑल ओवर इंडिया का देखेंगे तो ये आपको नेट से भी मिलेगा, इवन नहीं तो हमारे पास भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जिसमें अगर ग्लोबल देखेंगे तो सबसे ज्यादा कोल का जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में कोल ज्यादा ही हो जाता है, जिसका 40.7%। उस तरह से ऑयल दूसरे चीजों का 4.3%, नेचुरल गैस से हम जो एनर्जी जनरेट करता है 21.6%, इस तरह से अदर्स से 0.4%, न्यूक्लियर से हम जो है 10.6% एनर्जी हम हासिल करते हैं। तो रिन्यूएबल से आपको जो है तकरीबन सब मिला के ऑल ओवर वर्ल्ड में 22.3%, जिसमें आपका हाइड्रो भी होगा, बायोफ्यूल्स होगा और वेस्ट से होगा। तो हाइड्रो का आपका 6.4% है, बाकी अदर्स रिन्यूएबल से। तो आप इसको हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो आज के डेट में जो हमारे हिंदुस्तान का ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसमें मैं थोड़ा आपको ब्रीफ करूंगा, जिसमें हमारा बायोमास से हम 10.2% एनर्जी हासिल करते हैं, विंड पावर हमारा 42.8% है। उस तरीके से आपका स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट से तकरीबन हमारा ये 2.9% है। तो
सोलर पावर से 67.7% है आज की डेट में। तो इस तरह से आपका लार्ज हाइड्रो से हमारा 46.85% है। तो और मैं आपको बताऊंगा इंडिया में जो 2047 में जो हमारा टारगेट अचीव करने के लिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जो 2015 में हमारा पेरिस डिक्लेरेशन हुआ था, जिसमें हमको बायोफ्यूल से फॉसिल फ्यूल से कन्वर्ट करके हमारे रिन्यूएबल्स में आना था। तो इंडिया में सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारा ये रहा, ये हम 9 साल पहले कंप्लीट कर चुका है। जो हमें टारगेट दिया था 40% का, वो हमने कंप्लीट किया है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया को माना जाता है। तो इस तरीके से आपको 2023 तक हमारा जो इंडिया का ये है, हमें जो कंप्लीट करना है 2030 तक, जो हमारे पीएम ने एक तो कार्बन न्यूट्रल लद्दाख का एक वो दिया हुआ है 2030 तक। उसके अलावा ऑल ओवर इंडिया में जो ग्लोबल लेवल पे हमारा जब आप देखेंगे तो सोलर में हम 4th पोजीशन पे अभी आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। तो इस तरीके से सोलर जो इंस्टॉल कैपेसिटी जो हमारा अभी पहुंचा है, जो पहले 20 गीगावाट का था, अभी 70 गीगावाट पे पहुंचा है। तो इस सेक्टर में जो आपको ग्रीन जॉब्स जैसे क्रिएट कर रहा है, दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो उस तरीके से जो COP20 में भी जब कॉन्फ्रेंसेस हुए, उसमें एग्रीमेंट हो गया। तो इंडिया जो है एट पार चल रहे हैं। तो आप जब पूरा ग्लोबल सिनेरियो देखते हैं तो इंडिया ऐसे अचीवमेंट कर रहे हैं कि जैसे अभी सबने बोला यूथ का है, मतलब यूथ के लिए हम हर चीज कर रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि फ्यूचर जो है और हमारा इसी तरीके से जो बढ़ रहे हैं। जो हमारा 500 गीगावाट का भी 2047 का टारगेट रखा है, तो उसमें से हर साल उसमें हम गीगावाट में ही इसको एक्सपेंड करते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे हिंदुस्तान के लिए। अब उसके बाद हम थोड़ा लद्दाख के पर्सपेक्टिव में आते हैं। तो लद्दाख में भी ऑलरेडी हमारे साथ बैठे हैं वर्दी सेक्रेटरी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो पूरा जितने भी हमारे जैसे अभी हाइड्रो का चल रहे हैं, सोलर का जैसे आप गीगावाट का बात करते हैं, तो लद्दाख का मैं आपको थोड़ा डाटा देता हूँ। लद्दाख में जैसे हमारा अभी जो जियो थर्मल का पोटेंशियल है, जैसे हमारे चुमाथम में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, वो 2.5 मेगावाट का है। उस तरीके से उसमें भी आप अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं तो मैक्सिमम उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा जब ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो सोलर पोटेंशियल जैसे लद्दाख में देखते हैं तो 500 गीगावाट तो ले में है, 2500 तो कारगिल में है। तो उस तरीके से ऑलरेडी डाटा हमारे जा चुके हैं, उसका डीपीआर वगैरह भी प्रिपेयर हो गए हैं। तो साथ में इस तरीके से विंड पोटेंशियल अगर आप देते हैं तो पूरा लद्दाख में 100 गीगावाट का है। तो ये बहुत बड़ी मतलब हमारे लिए जो हमने जिसके ऊपर हमने काम किया है, जैसे विंड मास वगैरह इंस्टॉल करके, तो हमें लगता है ये फ्यूचर में आने वाले एनर्जी के लिए हम जो अभी वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम या और 5-10 साल के बाद एक्सपोर्ट करने शुरू करेंगे। इस तरह से हर चीज के लिए जैसे 5 गीगावाट हमारा पोटेंशियल जो हम 500 मीटर के विंड मास से ले रहे हैं, 100 मीटर के भी विंड मास से ले रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं बोलूंगा आपको रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ओवरऑल आप इंडिया के लेवल से या लद्दाख के लेवल से जो है हम बिल्कुल एक बार जो ग्लोबल लेवल पे जो मीटिंग्स वगैरह करके क्लाइमेट चेंज के लिए कर रहे हैं, उसी के एक बार ही इंडिया चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। शुक्रिया सर। तो इसी के साथ ही आपसे और इसी रिलेटेड ही एक सवाल है काजम खान साहब। तो इंडिया का जो अभी जो करंट जो इंडिया का सोलर मिशन है, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि क्या ऐसे इनोवेटिव मेजर्स और एडवांसमेंट्स किए जा रहे हैं ताकि सोलर के क्षेत्र में भारत को सस्टेनेबल बनाया जाए और इस फोकस के साथ ही ये चीज कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सके। सर ये अभी मैं आपको पहले ही बता दें कि जो इंडिया अभी सोलर मिशन जो है 4th नंबर पर है। 4th नंबर का मतलब है कि इंडिया जो है हाइड्रो से भी करने की कोशिश कर रहा है। ये है हमारा जो रिपोर्ट ग्लोबल लेवल में आता है, जैसे REN 21 का, जिसका मैंने अभी इस बच्ची के जॉब में भी बताया। तो इकोनॉमिकली मैं आपको बताऊंगा जो लास्ट 5 ईयर से जो हमारा जो इंडिया का ये रहा है, जैसे मैंने आपको बोला मतलब एक स्मॉल से चीज से जैसे 20,000
20,000 मेगावाट से जो है 70,000 मेगावाट पर मतलब इसी 2 साल में इंडिया ने अचीव किया है। तो इकोनॉमिकली आप खुद सोच सकते हैं, जैसे जो हमारा हाइड्रो पावर जो होता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू सोलर। तो सोलर का जब आप इंस्टॉल करेंगे, जैसे आप ग्लोबल लेवल पे तो आप छोड़ो, इंडिया लेवल पे जैसे हम करेंगे, इंडिया लेवल पे जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन उसमें जा रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। खासकर एक तो कार्बन न्यूट्रल अचीव करने के लिए आर वाला कंट्री में साथ लद्दाख के लिए तो अलग सा, उसके अलावा इकोनॉमिकल वे से ये जो है इकोनॉमिकली ये एक बहुत बड़ा वायबल प्रोजेक्ट है जिससे हमारा इकोनॉमी जो है दिन ब दिन बूस्ट होते जा रहा है। तो मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए ये सोलर मिशन जो है, जैसे इंटरनेशनल सोलर मिशन ऑलरेडी इंडिया और बाकी कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट हो गया है। तो उसमें गवर्नमेंट ने ये किया है कि जनरेशन इंसेंटिव्स दिया है। इन द सेंस ये आपको नहीं है कि आप गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, एक कंपनी को लाना है तो उसको आपको जनरेशन इंसेंटिव्स देना है, भाई आप इतना जनरेट करेंगे तो हम आपको इतना इंसेंटिव्स दे देंगे। तो इसी हिसाब से ये इकोनॉमिकली एक बेस्ट वायबल सॉल्यूशन है और इंडिया जो है इसमें पूरा ग्रो हो रहा है तो हर लेवल से। सर जैसे आपने सोलर टेक्नोलॉजी में जिस तरह से इंडिया एडवांस कर रहा है उसके बारे में बात करें, तो साइंस और टेक्नोलॉजी भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे अगर विकसित भारत के गोल को अचीव करने की बात करें। तो हमारे साथ नेशनल बॉडी टीचर मोहम्मद अली साहब जुड़े हुए हैं। तो सर आपसे यही जानना चाहेंगे कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंट स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू हार्नेस latest developments in the field of innovations in science and technology with a focus on India's achievement in space technology and other interplanetary missions field अगर हम बात करें तो how do you see a विकसित भारत progressing on an upward trajectory in this field? To answer to your question, I would like to say Assalamu alaikum and to all of my audiences. तो जो आपका क्वेश्चन है, what are the significant steps taken by the तो सर का जो क्वेश्चन था, what are the significant steps taken by the government of India to develop our country in the field of science and technology. तो इसके रिगार्डिंग इसको आंसर करने के लिए मैं शायद आपको ये बताना चाहूँगा कि सिंस इंडिपेंडेंस हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या चीज़ें जो है इस क्षेत्र में किए हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको 4 मेजर पॉलिसीज के बारे में बताना चाहूँगा जो इस इस सेक्टर में किए गए हैं। तो सबसे पहली जो पॉलिसी इंडिया में बनी थी वो थी साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन जो 1958 में बनाई गई थी। और आप सबको ये जानना चाहिए कि उस पॉलिसी का एम क्या था। उस पॉलिसी का एम ये था कि टू डेवलप एजुकेशनल सेक्टर, और इसका मकसद ये था कि हम अपनी सोसाइटी में साइंटिस्ट को बनाए। 1958 में था। तो हम कहते हैं कि भारत पहले से काफी विजनरी था, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट पॉलिसी जो आई है वो 1983 में आई है, जिसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट। तो उसका एक अलग मकसद था जिसमें इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि वो अपने सिटीजन्स के जो एस्पायरेशंस हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को, उसके साथ वो मीट अप कर सके। तो नेक्स्ट जो इसके बाद आया है 2003 में साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी, इसके बाद 2013 में स्टेप आया है साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी। और ये जो लास्ट वाला था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसका मकसद था सिनर्जाइज करना
यानी सारी चीजों को मुत्तहिद करना, जिसमें आपका साइंस है, टेक्नोलॉजी है और इनोवेशन है, इन सबको जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे, उसको सिनर्जाइज करने की कोशिश कर रहे थे। और उनका मकसद ये था कि इंडिया को इस पोजीशन में लाया जाए कि जिसमें 5 जो वक्त की बड़ी साइंटिफिक पावर्स हुआ करती थी, उसके रेस में जो है इंडिया को लाया जाए। तो ये लंबी पॉलिसी जो है विजनरी हमेशा रहती है। और दूसरा आपका जो है स्पेस रिसर्च में इंडिया ने क्या क्या किया है, तो आप सबको बखूबी मालूम है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई जो कि चेयरमैन थे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के, उन्होंने सबसे पहले जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, एक एक्चुअली ब्रांच बनाया था उसी एटॉमिक एनर्जी में, जिसको इनको सर कहा जाता था, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जो बाद में जाके इसरो बनी, जिसका बखूबी आजकल जानते हो। इसका फुल फॉर्म है इंडियन साइंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो है 1969 में बनी है। तो बाद में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीओएस के थ्रू जो है 1972 में जो है इसको एक अलग स्ट्रीम में वो ले गए और उनका एक डिपार्टमेंट बना दिया है। लेकिन जो चंद्रयान की बात आप कर रहे हो वो आज कैसे नहीं हुआ है, इसके लिए सालों की मेहनत हमारी गवर्नमेंट ने की है, हमारे लोगों ने की है, हमारे साइंटिस्ट उन्होंने की है, तब जाके ये आज हमें जो माइलस्टोन अचीव हुआ है वो आज हम देख रहे हैं, जो कि 23 अगस्त 2023 को हम सब ने ऑब्जर्व किया था, हम सब ने उसको विटनेस किया था कि हमारा चंद्रयान 3 जो है वो लैंड कर चुका है। वो भी किस साइड में सर, वो साउथ पोल में उसने लैंड किया था, जो मुझे ना ज्यादा टेक्निकली तो पता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि वहां पर लैंड करना वो बड़ा डिफिकल्ट टास्क था, जो हमारे साइंटिस्ट ने जो है बखूबी उसको अंजाम दिया है। तो जब इस तरह के अचीवमेंट्स हम हासिल करते हैं तो उससे हमें हिंदुस्तान को क्या फायदा उससे हासिल होता है। जैसे ही आपने सुना कि चंद्रयान 3 जो है वो लैंड कर चुका है मून पे, तो इसके बाद जो है दुनिया की नजरें हिंदुस्तान पे जम गई। ऑब्वियसली इस तरह की चीजें जो है जब वो उनके माइलस्टोन्स को जब हम अचीव करते हैं, जब हमने उस गोल को अचीव कर लिया, तो लोगों के जो दूसरी कंट्रीज है उनका जो है आपके कई नजरिया जो है वो बदल जाता है। वो आपको एक इंस्पायरेशन की तरह लेते हैं, वो आपसे कुछ हासिल करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि इंडिया में इतनी कैपेबिलिटी है तो वो ये सारी चीजें कर सकता है। ठीक सर, तो ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ऑब्वियसली हमारे कंट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन हम इसमें एसटीआई जो साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन इस फील्ड में जो है एक इस इकोसिस्टम को हम समझने की कोशिश करनी चाहिए, ये किस तरह से काम करता है। इसमें सबसे जो आपके इस इकोसिस्टम को जो चलाते हैं उसमें सबसे पहले हैं आपके कॉलेजेस, इसके बाद आपकी यूनिवर्सिटीज, इसमें आपके पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स हैं, और इसके बाद है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो 2011 का जो सेंसस था उसके हिसाब से हमारे यहाँ इंडिया में ऑलमोस्ट 16,000 हमारे पास कॉलेजेस हुआ करते थे और 600 आई थिंक यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी उस वक्त, और ऑलमोस्ट लाखों की तादाद में जो है स्टूडेंट्स हुआ करते थे। लेकिन आज का जो हमारा डेटा है वो यही कहता है कि वी हैव मोर देन 43,000 colleges in our country and 11,000 से ज्यादा हमारे पास अभी क्या है यूनिवर्सिटीज है। लेकिन इसमें सबसे मेन पॉइंट जो मुझे लगा उसमें ये है कि we have 4.33 करोड़ स्टूडेंट्स। तो जो विकसित भारत जो हम पहले हमने आपके साथ बात की है 1958 और दूसरी पॉलिसी आई थी 1983 में, उन दोनों के बीच में अगर आप देख दोगे तो
ऑलमोस्ट 25 इयर्स का गैप है। तो आज हम यहाँ पे बैठे हैं 2023 में और हम बात कर रहे हैं एक विकसित भारत के बारे में जो कब होगा 2047 में, यानी स्टिल वी हैव 24 और 25 इयर्स कि हम अपने भारत को विकसित कर सकें। तो इसमें होता क्या है, ये जो हम 20 इयर्स का या 25 इयर्स का जो विजन रखते हैं उसमें एक्चुअली होता क्या है ये आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें होता यह है कि हम एक नई जनरेशन को आगे की तरफ लेके जाते हैं, हम उन लोगों को पोटेंशियल डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि वो आगे जाके इन सारे मिशंस को, जो अभी बहुत सारे पेंडिंग हैं, आपका चंद्रयान तो कामयाब हो गया है लेकिन आपका अभी गगनयान है, अभी आपका मार्स का जो मिशन है, हाँ सर, वेनस का है, सन में अभी आपको पता है आदित्य एल1 चला गया है ताकि वो सन के बारे में एक्सप्लोर करें। तो बहुत सारे अभी जो है पेंडिंग है, तो इन सब को भी हमें क्या करना है, अचीव करना है। और इसके लिए जो है 24-25 इयर्स का हमारा क्या होता है, प्लानिंग रहता है। और हमें जो मेरे कहने का मकसद ये है कि 2047 में एक ऐसा जनरेशन यहाँ पे इंशाल्लाह विकसित हो जाएगा जो ये हमारे देश को जो है जरूर और जरूर विकसित करेगा। और जो मैंने आपको कहा कि today we have 4.33 crore students in our country, and जिस आप लोग उनमें से हो, आप जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हो ना, आपको काउंट किया गया है, जो उसमें 4.33 करोड़ जो वो कह रहे हैं ना, उनमें आप भी शामिल हो। और आप ये ना सोचें कि आप उस रेस में नहीं हो, आप लोगों ने करना है। हम तो जितना हमसे हो सकता था हम अपनी फील्ड में कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर आपके हाथ में है। और उस 4.33 करोड़ में आप सारे स्टूडेंट्स जो आप यहाँ पे बैठे हो, आप सब भी उसी में शामिल हो। तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस मिशन को किसी न किसी तरह से क्या करना है, हमें कामयाब बनाना है। न सिर्फ अपने तक इसको महदूद रखना है, बल्कि यू हैव टू स्प्रेड दिस मैसेज थ्रू आवर डिस्ट्रिक्ट एंड आल्सो इन आवर कंट्री। दूसरे पास में जहाँ पे जाएंगे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सब मिलके खासकर जो हमारे यूथ में आप सब मिलके प्रोग्राम अपने इंतजाम की तरफ जा रहा है, मगर उससे पहले अगर ऑडियंस में से कोई सवाल करना चाहे तो प्लीज। Respected panel members and all present over here, a very good afternoon to you all. I am Zarina Khanum, student of University of Ladakh Kargil campus. So my question is, in the context of innovation, what role can government policies play in fostering a culture of entrepreneurship and research and development in India? Thank you, sir. और जैसे बहन का क्वेश्चन था कि एक इनोवेशन के ज़माने में एंटरप्रेन्योरशिप कैसे हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो बीइंग अ पार्ट ऑफ MEIT CSC जो हम चलाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम आजकल चल रहा है PM विश्वकर्मा, अब लोगों ने शायद सुना होगा, जो कि अभी लॉन्च हुआ है और जिसपे काम चल रहा है। तो उसमें क्या है कि जितने भी हमारे आर्टिजन्स है या जितने भी हमारे टेक्नीशियंस है या जितने भी हमारे कलाकार हैं, चाहे वो ब्लैक स्मिथ हो, चाहे वो गोल्ड स्मिथ हो, चाहे वो स्कल्पचर हो, चाहे वो टेलर हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखता हो, उसके लिए एक प्रोग्राम बनाया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से जिसका नाम है PM विश्वकर्मा। इसके तहत जो भी आर्टिशन है उसको ये जो एक पोर्टल है उसका अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसमें क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आर्टिशन है उस आर्टिशन को ट्रेनिंग दी जाती है। पहले 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उसके बाद उसको क्रेडिट फैसिलिटेट किया जाता है, लोन वगैरह मिलता है उसको, अपना जो बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, उसको
बिल्डअप करने के लिए, जिसमें उसको गवर्नमेंट की तरफ से वो जो लोन है वो 5% इंटरेस्ट रेट में मिल जाता है। और जो ट्रेनिंग है, जब उनकी ट्रेनिंग शुरू होता है तो उस ट्रेनिंग में उसको पर डे 500 स्टाइपेंड भी मिलता है। प्लस जो टूल किट, जो भी आपका जैसे कोई टेलर है, कोई फीमेल होगी जो आजकल हमारे यहाँ पे टेलरिंग ज्यादा करते हैं, तो उसको टूल किट खरीदने के लिए 15,000 गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। प्लस अगर आप लोन लेना चाहो तो आपको लोन भी मिलता है, जिसका टाइम पीरियड रहता है पहले 1 लाख के लिए 18 महीना, और 2 लाख के लोन अगर आप ले लेंगे तो 13 मंथ्स के टाइम पीरियड के लिए आपको लोन मिल जाता है। तो इस तरह से हम अपनी स्मॉल जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको बिल्डअप कर रहे हैं अपनी कंट्री में। तो इसी को ऐड करते हुए, ओके जस्ट हेलो एम आई ऑडिबल? इसी को ऐड करते हुए आजकल जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स जो है वो हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसमें हम किसी भी स्टूडेंट, किसी भी इंडिविजुअल का कोई भी इनोवेटिव आइडियाज होगा, उसको हम एकेडेमिया के साइंटिस्ट के साथ उनको कोलैबोरेट कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में उनको इंडस्ट्री के साथ भी कोलैबोरेट करने की हमारी मंशा भी है। और ये जो प्रोग्राम है उसमें इसको हम कहते हैं कि एकेडेमिया इंडस्ट्री पार्टनरशिप। और इस एकेडेमिया इंडस्ट्री पार्टनरशिप में मैं रिक्वेस्ट यही हमारी है कि इसमें गवर्नमेंट भी इसमें पार्टिसिपेट करे, ताकि जो भी कोई असिस्टेंट सपोर्ट होगा, अगर इस टाइप के इंक्यूबेशन सेंटर्स को जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में होंगे, आपके स्किल सेंटर्स ITIs में होंगे, तो वहां से जो भी इनोवेटिव आइडियाज बच्चों के माइंड से निकल के आ रहे, उसको एक इख्तिताम और उसको एक ट्रांसलेट करके किसी न किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का प्रोग्राम इंशाल्लाह चल रहा है। सर एक्चुअली जो क्वेश्चन मुझे किया गया था वो मेरे फील्ड के रिलेटेड नहीं था ऑब्वियसली, बट आई ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। लेकिन मैं जो हमारा जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ एजुकेशन सेक्टर में, और आपको पता है कि हम ज़्यादातर तवज्जो जो है प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल्स पे दे रहे हैं, वहाँ के बच्चों पे दे रहे हैं। और हमारा मकसद ही यही है कि एक टाइम आए, चाहे इसके लिए हमें 10 साल लगे या 20 साल लगे, लेकिन एक ऐसा जनरेशन हमारे सोसाइटी में डेवलप हो जो आगे जाके इन जो अभी हमारे बच्चे फेस करते हैं, इवन स्टेज फ्राइडनेस है, वो आपको पता है। मैं यहाँ पे आ रहा था तो मेरा अभी काफी हालत खराब थी ऑब्वियसली, क्योंकि बचपन से है, ये है अंदर है, और मैं बारहा कोशिश करता हूँ कि इसे निकालूं, लेकिन आई डोंट नो ये बिल्कुल ठीक हो चुका है मेरे साथ। लेकिन हम अपने जो कमिंग जनरेशन है उसमें चीजें नहीं देखना चाहता हूँ। स्ट्रॉन्गली पे काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है चाहे वो पहले SSC के थ्रू काम कर रही थी, इसके बाद हमारा इंशाल्लाह न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है FLM जो इनका मेन मकसद है, इसमें भी हम अपनी कंट्रीब्यूशन देने की जरूर कोशिश करेंगे। हमारे पास बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं मैम, आपको पता है, जो शायद हम समझते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो हम चाहते हैं कि जो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, आप लोग हायर अथॉरिटीज जो है इन कंसेप्ट्स को जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इम्प्लीमेंट कराने की आप लोग जरूर कोशिश करें, क्योंकि जो हम कर रहे हैं ऑब्वियसली इसके बेनिफिट्स आपने वहाँ पर आके देखे हैं, जिसकी वजह से लिंकेज बिटवीन यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख एंड मिडिल स्कूल इन करगिल में पहली बार हुआ है। तो आप लोग प्लीज यही मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि क्योंकि बार बार ये सारे मेहमान हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारे कंसेप्ट है इनको भी आप हायर अथॉरिटी लेवल पे जो है इनको रेस करने की कोशिश करें, उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश जरूर करें। और मैं आप सबको बहुत ही मशहूर ममनून हूँ कि दैट गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी अ मेंबर ऑफ द पैनल। थैंक यू वेरी मच। ऑलरेडी हमारी ऑडियंस के सवाल का जवाब दिया। तो सब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सस्टेनेबल इकोनॉमी पे थ्रू आउट हमारे डिस्कशन में बात रही, और मुख्तलिफ सेक्टर्स को हमने टच किया। तो अगर हम पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बात करें, तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी का क्या रोल रहता है स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मोड से, ताकि एक रीजनेबल मॉडल अचीव किया जाए सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए।
और प्लीज हमें इन्फॉर्म करें some important initiatives that our country has taken in this regard. थैंक यू फाजिल साहब। सबसे पहले तो मैं आपको एक रेवोल्यूशन के बारे में बता दूंगा जो कि अभी चल रहा है पूरी दुनिया में। हम सब ने सुना है ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि इंडिया से शुरू हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि फ्रांस से शुरू हो गई। ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे जापान है, वर्ल्ड वॉर 2 से इफेक्ट हो गया, लेकिन वो कैसे ऊपर चला गया आज के टाइम पे। इसी तरह से आज के दौर पे इंडिया के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि जिसे आज के टाइम पे फाइनेंस रेवोल्यूशन बोला जाता है, जो कि मैं आप हर कोई, एक छोटा बिजनेसमैन से लेकर एक बड़ा मॉल तक यूज होता है। जो यूपीआई सिस्टम है, यूपीआई पेमेंट जो हम करते हैं, स्कैन करते हैं और ट्रांसफर कर लेते हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंडिया ने खुद डेवलप की है। कहा जाता है कि एक टाइम पे जो भी इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडिंग होता है, हम सबको पता है कि डॉलर्स में होता है। तो एक टाइम पे एक समिट चल रहा था, तो उस समिट में इंडियंस भी थे, हर कंट्री के थे। तो वहां पे जब डॉलर्स में जब लोगों को पैसा कन्वर्जन करने का इशू हो गया, तो वहां पे एक डिप्लोमेट ने कहा कि डॉलर इज आवर करेंसी बट इट्स योर प्रॉब्लम, है ना। हमारा तो प्रॉब्लम उनके लिए करेंसी है। हमने अगर फॉरेन कंट्री जाना है, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी सऊदी अरबिया जाएंगे या अमेरिका जाएंगे या हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, तो हमें करेंसी को कन्वर्ट करके, इंडियन रुपीस को कन्वर्ट करके डॉलर में लेके जाना पड़ता था। लेकिन अभी क्या हो गया, यूपीआई सिस्टम जो है ये ऐसी रिवोल्यूशन है, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसको अडॉप्ट कर रहे हैं हर कंट्री। इस समय यूपीआई जो है ऑलमोस्ट 13+ कंट्रीज में चल रहा है, जिसमें सबसे पहले फ्रांस आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, जापान आता है, यहाँ से सिंगापुर आता है जो एशिया के सबसे हमारा बैकबोन जो सपोर्ट है, बैक स्टेज जिसे कहते हैं, वो बहुत ही मजबूत हो चुका है। लद्दाख को तरक्की के रास्ते में बहुत ऊंचे छलांग मारने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये हमारी जहन ये जो हमें पीछे खींच के जकड़ के बैठी हुई है। मैं आपको ये बता दूं कि डिग्री कॉलेज, करगिल और जेएम कॉलेज में भी प्लेसमेंट सेल्स खुलने जाएंगे आगे का आइडिया है, निश्चित होगा और हमारे यूथ के लिए कोई कमी नहीं रहेगी। पिकल मेकिंग जैसे या योगा इंस्ट्रक्टर, माउंटेनिंग, हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन गाइड्स वगैरह के जो हम जैसा कि कॉलेज में ऐसे छोटे कोर्सेज सारे कॉलेजेस में चल रहे हैं। स्टूडेंट से बस यही गुजारिश होगी ये सब स्किल्स सीखें। और मुर्तज़ा फाजली साहब ने भी जो अच्छी चीज़ें बताई हमें, बात ये हमेशा जब भी इनसे मुलाकात होती है, तब जब भी किसी स्टेज प्लेटफॉर्म पे होते हैं, इनके ज़हीन ख्यालात का हमें अंदाज़ा लगता है। हम भी उनसे भी कुछ सीखने को मजबूर हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊँगा, लेकिन क्रीड़ा के हवाले से ये कहूँगा कि पूरे लद्दाख में क्रीड़ा और लेरेगा ने जो विंडो फ्रेंडली इनिशिएटिव्स उठाए हुए हैं और सोलर और हाइड्रो टेक्नोलॉजीज में जो आगे कदम बढ़ाए हुए हैं, उनको भी मद्देनजर रखते हुए हमें ऐसे पॉकेट फ्रेंडली और विंडो फ्रेंडली इनिशिएटिव्स या टेक्नोलॉजीज शायद बनाने पड़े ताकि सर्दियों में लद्दाख में रहना कोई चैलेंज ना बने, आसान हो। और हमारा जो माइग्रेशन का दौर चलता है, अक्टूबर में जो लोग बाहर चले जाते हैं, जाना शुरू करते हैं, फिर जाके मार्च के बाद वापस आते हैं, वो एक सिलसिला खत्म हो, लद्दाख में ही रहें और जिंदगी आसानी से बसर करें। शुक्रिया। अपने तमाम पैनलिस्ट का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी जो एक्सपर्टीज है हमारे ऑडियंसेस के साथ शेयर की। बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन रहा। जितने भी टॉपिक्स आप लोगों को दिए गए उन पे काफ़ी एक बलागत से आप लोगों ने गुफ्तगू की और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का भी बहुत मशकूर हूँ कि इस तरह से एक ब्यूटीफुल पैनल डिस्कशन को क्यूरेट करने के लिए। और मैं अपने तमाम ऑडियंस का भी मशकूर हूँ कि बहुत सब्र का उन्होंने मुजाहिरा करते हुए इस पूरे डिस्कशन को बहुत अच्छे से इसको एंजॉय किया और न सिर्फ एंजॉय किया बल्कि पार्टिसिपेट भी किया इसमें। तो इसके साथ हम इस पैनल डिस्कशन को क्लोज करते हैं। आगे की जो भी सेशन से वो चलते रहेंगे। आप अपनी जगह पे तशरीफ रखें। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।